नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीपीएससी उत्कर्ष में। जैसे कि हमने देखा इस साल के पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि मैप से संबंधित थे और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम मानचित्रण को लेकर ये नई सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्लेसेस इन न्यूज़, यानी कि ऐसे क्षेत्र जो लगातार समाचार में रह रहे हैं और यूपीपीएससी के परिदृश्य से महत्वपूर्ण हैं, उनको हम मैप के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न भी हैं, तो प्रश्नों को हल भी करेंगे। कैसे प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में उसको भी देखेंगे। तो दक्षिण कोरिया बहुत लंबे समय से न्यूज़ में है, दो रीज़न की वजह से। हाल ही में क्या हुआ था, 3 दिसंबर को दक्षिण कोरिया के जो प्रेसिडेंट है जिनको अब इम्पीच कर दिया गया है, यून सूक योल, इन्होंने 3 दिसंबर को मार्शल लॉ की घोषणा की थी। पावर के काफ़ी ज़्यादा भूखे हो गए थे इस वजह से, जिसकी वजह से इनको इम्पीच कर दिया गया और इम्पीचमेंट के बाद हम देख सकते हैं अब इनको अरेस्ट भी कर लिया गया है और इसी वजह से दक्षिण कोरिया लंबे समय से चर्चा में रहा है। इससे पहले भी जेजू द्वीप के लिए, जेजू एयरलाइंस की जब क्रैश हुई थी, हाल ही में एक एयरप्लेन क्रैश हुआ था जेजू का, उसी से संबंधित आपसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो दोनों ही रीजंस की वजह से दक्षिण कोरिया लंबे समय से चर्चा में रहा है, इसी को हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो साउथ कोरिया का प्लेन क्रैश हुआ था, तो जेजू एयर का ब्लैक बॉक्स को वो ढूंढ रहे थे कि ब्लैक बॉक्स से संबंधित पता चल जाता है कुछ, अगर इधर उधर की चीज़ें हो रही होती हैं आखिरी समय पर, कुछ अनयूजुअल चीज़ें हो रही होती हैं आखिरी समय पर, जो वार्तालाप हुई होती है पायलट और साथ ही साथ ग्राउंड स्टेशन के बीच में, इसी को ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। तो उसी के ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशंस लगातार चल रही हैं। तो दक्षिण कोरिया, जैसे कि आप देख सकते हैं, साउथ कोरिया ये नॉर्थ कोरिया से ही अपनी सीमा साझा करता है और माना जाए तो 38th पैरेलल, यानी कि जो 38th लैटिट्यूड है वो इन दोनों देशों के बीच में एक डिवीजन क्रिएट करती है। तो नॉर्थ कोरिया, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में 38th पैरेलल रन करती है। ये अक्षांश है, 38th पैरेलल बेसिकली अक्षांश है जो कि इन दोनों क्षेत्रों के बीच में रन कर रही होती है। ठीक है, दक्षिण कोरिया के पूर्वी क्षेत्र में देखेंगे तो ये ईस्ट सी, यानी कि सी ऑफ जापान, जापान के सागर से अपनी सीमा साझा करता है और पूर्व पश्चिम में देखेंगे तो ये येलो सी से अपनी सीमा साझा करता है। तो इन दोनों को याद रखना है, येलो सी से भी सीमा साझा करता है और ईस्ट सी से भी सीमा साझा करता है। इसके अलावा सियोल इसकी राजधानी है और इसी के दक्षिण में स्थित है यहाँ पे जेजू द्वीप। तो जेजू द्वीप आप देख सकते हैं ये जापान से भी पश्चिम की ओर पड़ता है। क्वेश्चन आ सकता है जेजू के बारे में। तो जेजू द्वीप असल में ये दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो पहली बात तो जेजू के बारे में ये जान लीजिए कि ये दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक, दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि इसको दक्षिण कोरिया का हवाई भी कहते हैं। जैसे हवाई आइलैंड्स हैं तो इसको दक्षिण कोरिया का हवाई भी कहते हैं, इसको आपको याद रखना है। तो जेजू कहाँ पे है, ये दक्षिण की ओर स्थित है साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल इसकी राजधानी है। इसके अलावा अगर देखें तो कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं रिगार्डिंग किस प्रकार की पर्वतमालाएं यहाँ प्रेजेंट है, किस प्रकार के पर्वत प्रेजेंट है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो टाबेक पर्वतमालाएं हैं जो कि इसके पूर्व में अगर देखें तो उत्तरी पूर्व क्षेत्र में स्थित है। ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में स्थित है। कौन से, टैबेक माउंटेन। उसके बीच में, साउथ कोरिया के बीच में सोबैक माउंटेन स्थित है। ये मध्य से होकर गुजर रहा है सोबैक माउंटेन। ठीक है, तो टाबैक अगर देखें उत्तर पूर्व में, मध्य में आपका हो गया सोबैक माउंटेन। तो दोनों यहीं पे हैं। माउंट टाबैक इसकी ऊंची सीमा है, 1561 मीटर की ऊंचाई पे मिलती है। माउंट सोंगी नेशनल पार्क भी यहीं पे स्थित है। ज़्यादातर माउंटेनस रीजन है ये, ज़्यादातर यहाँ के क्षेत्र जो होंगे ये पहाड़ी इलाके हैं। इसके अलावा जेजू द्वीप के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग द्वीप हैं इसके, जैसे कि इमजा, हुक्सान आइलैंड भी है, सोआन भी है, जिन भी है, गोएमोन भी है, डोलसान है। अगर पूछा जाए तो बता दीजिएगा। इसके अलावा जेजू आइलैंड, जेजू द्वीप और साउथ कोरिया के बीच में कौन सा जलडमरू मध्य है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसी के नाम से है, जेजू द्वीप के नाम से है जेजू जलडमरू मध्य। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पे जेजू स्ट्रेट है। इसके बाद यहाँ सुशीमा स्ट्रेट भी इसके दक्षिण पूर्व की ओर पड़ता है। दक्षिण कोरिया के दक्षिण पूर्व की ओर सुशीमा स्ट्रेट है, जहाँ पे सुशीमा करंट जो कि ओशनिक करंट है वो रन करता है। इसके अलावा कोरिया स्ट्रेट भी यहीं पे रन करता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है।
इसके अलावा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में 1.2 माइल यानी कि 2 किलोमीटर की एक रेखा है जो नो मैंस लैंड कहलाता है। यहाँ पे मिलिट्री डिमार्केशन होती है और हमें पता है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, दक्षिण अफ्रीका के बीच में लंबे समय से तनाव चल रहा है, लगातार चल रहा है। इसके अलावा अब इससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार से यूपीपीएससी में पूछे जा सकते हैं, अगर यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपकी मदद मिलेगी, आपको मतलब इस पर्सपेक्टिव से मदद मिलेगी। जेजू द्वीप किस देश में स्थित है? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया या उत्तर कोरिया? बहुत ही इजी आंसर होगा इसका। अगर आपको ये भी पता है कि जेजू द्वीप कहाँ पर है, थोड़ा बहुत भी आइडिया है, एक दो बार पढ़ा भी है न्यूज़ में ऐसे ही, तो आप बता सकते हैं ये दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया में स्थित है, साउथ कोरिया का द्वीप है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेजू द्वीप के बारे में सही है? जेजू द्वीप दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा द्वीप है, पहला। दूसरा, जेजू द्वीप को कोरिया का हवाई द्वीप भी कहा जाता है। तीसरा, जेजू द्वीप में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। तो करेक्ट आंसर आपको बताना होगा, करेक्ट आंसर क्या है? जेजू द्वीप दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा द्वीप है, बिल्कुल सही उत्तर, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। जेजू को कोरिया का हवाई द्वीप भी कहा जाता है, बिल्कुल, ये भी मैंने आपको अभी पढ़ाते पढ़ाते बताया था कि इसको कोरिया का हवाई भी कहा जाता है, पर तीसरा सही नहीं है, तो केवल 1 और 2 यहाँ पे सही उत्तर होंगे। ठीक है, इसके अलावा संबंधित अगर वर्णनात्मक प्रश्नों के बारे में बात करें, अगर यूपीपीएससी आपसे ये पूछना चाहेगा कि वर्णनात्मक रूप से कथनों के रूप में प्रश्न पूछने की कोशिश करें, क्योंकि करंट अफेयर्स आजकल यूपीपीएससी को भी बहुत पसंद है, तो जेजू द्वीप की भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक महत्व, पर्यटकीय आकर्षण पर आपको ध्यान रखना है। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी मान्यता प्राप्त है इसको। यहाँ पे बायोस्फीयर, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसको भी आपको याद रखना है। जेजू द्वीप पर किस प्रमुख पर्वत का स्थान है जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है? हल्लासन पर्वत, माउंट एवरेस्ट, फूजी पर्वत, कंचनजंगा। कंचनजंगा हमको पता है ये सिक्किम में स्थित है और नेपाल में स्थित है, भारत और नेपाल में, भारत में सिक्किम में स्थित है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। माउंट फूजी हमको पता है ये जापान में है। हमको पता है माउंट एवरेस्ट तिब्बत में है और नेपाल के बीच में है, तिब्बत और नेपाल के बीच में स्थित है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत ये भी पता होगा ना एलिमिनेशन टेक्निक का किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, तो ये आप बता देंगे आसानी से। हल्लासान पर्वत है, ये पर्वत सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके यूपीपीएससी के दोनों पर्सपेक्टिव से, मैप के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के रूप में भी इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएगा आपके। तो चीप रशियन ऑयल अब यूरोपियन यूनियन को जाना बंद हो चुकी है, क्योंकि यूक्रेन के द्वारा ये भेज रहा था, अब ये बंद कर दिया है इसने। सोवियत एरा की पाइपलाइन है जो यूक्रेन में रशियन विलेज ऑफ सुद्जा से जाती थी और ट्रांसनिस्त्रिया के रूप में, ट्रांसनिस्त्रिया से भी जाती थी, साथ ही साथ ट्रांसनिस्त्रिया से फिर मोल्दोवा जाती थी, रोमेनिया जाती थी, ये सब बंद हो चुकी है। तो ट्रांसनिस्त्रिया की बात करें तो ये मोल्डोवा का एक ब्रेक अवे रीजन है, यानी कि टूटा हुआ क्षेत्र है। ये अपने आप को कहता है कि हम बहुत लंबे समय से इंडिपेंडेंस चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे मोल्डोवा से, और इसको समर्थन देने वाला रशिया ही है, रूस ही इसको समर्थन देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यूक्रेन और मोल्डोवा के बीच में एक सैंडविच्ड एरिया है। सिर्फ ट्रांसनिस्त्रिया नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं मोल्डोवा में ही गोगोजिया भी एक क्षेत्र है जो टूटा हुआ अपने आप को अलग बताता है। मोल्डोवा यूक्रेन के साथ और रोमेनिया के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये काला सागर के साथ अपनी सीमा नहीं साझा करता है, ये अंदर, बहुत अंदर है, क्योंकि यूक्रेन इसका काफ़ी सारा क्षेत्र यहाँ पे देख सकते हैं, इसको देने ही नहीं, मतलब दे ही नहीं पाया कोस्ट लाइन किसी भी प्रकार से। और ओडेसा के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि ओडेसा पोर्ट ही था जिससे काफ़ी सारा वीट यानी कि गेहूं भेजा जाता था अफ्रीका के क्षेत्रों में, यूरोपीय क्षेत्रों में, बट ये अब हटा दिया गया है। ओडेसा के पोर्ट से किसी भी प्रकार से यहाँ पे अब वीट को भेजना सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि लगातार इन पोर्ट्स पर रूस हमला करता रहता है। तो ट्रांसनिस्त्रिया की बात करें, जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रांसनिस्त्रिया के पश्चिम में डिनीस्टर नदी जाती है, डिनीस्टर नदी जो कि फाइनली कहाँ जाके गिरती है? ब्लैक सी में गिरती है, और मोल्डोवा के पूर्व में बहती है, ये तो ये याद रखना है। मोल्डोवा के पूर्व में डिनीस्टर नदी बहती है और मोल्डोवा के पश्चिम में प्रुत नदी बहती है, ये भी जैसे कि आप देख सकते हैं जाती फाइनली ये ब्लैक सी में है, एक यहाँ क्रीक बना के। फिर यहाँ पे डानूब रिवर भी जा रही है। यहाँ पे मोल्डोवा की जो आपकी कैपिटल है उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यूरोपीय क्षेत्रों में बहुत बार क्या होता है ना, यूपीपीएससी एक्सेसिवली फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछ लेता है, तो एक्सेसिवली फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका कैपिटल क्या है, तो चिसिनाउ इसका कैपिटल है। ठीक है, रोमेनिया जैसे कि मैंने बताया ये 2 नदियों के बीच में स्थित है, माफ कीजिएगा, मोल्डोवा 2 नदियों के बीच में स्थित है, रोमेनिया से अपनी सीमा साझा करता है, यूक्रेन से अपनी सीमा
सीमा साझा करता है। इसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन सारे क्षेत्रों से यहाँ पे रोमेनिया है, ये मोल्डोवा है, यहाँ से बहुत सारे क्षेत्रों में सोवियत पाइपलाइन जाती थी ताकि चीप ऑयल दे सके, चीप गैस दे सके, ऑयल नहीं गैस दे सके। बट वो भी अब ख़त्म हो चुका है क्योंकि 2022 के बाद से आज तक अब 2025 आ गया है। 2025 फरवरी में 3 साल इस युद्ध को पूरे हो जाएंगे। तो 3 साल जिस प्रकार से आगे बढ़े, अभी तक किसी ने वॉर रोकने की बात नहीं की है, तो ये बहुत शर्मनाक बात है पूरी दुनिया के लिए, डिप्लोमेसी के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं रोमेनिया, हंगरी, स्लोवेकिया, पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये सारे ऐसे देश हैं जो कि ज़्यादातर नेटो देश हैं। फिनलैंड, स्वीडन भी अब क्या हो चुका है, 32nd मेंबर बन चुका है। 2024 में ही इसने ज्वाइन किया था नेटो को। फिनलैंड 2023 में ज्वाइन कर चुका है, 2024-2023, ठीक है। 31st या 32nd मेंबर बना था। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया पहले से ही थे। और ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये रशिया का कलिनिनग्राड क्षेत्र है, कलिनिनग्राड। और जो कलिनिनग्राड का क्षेत्र है ये एक्सक्लेव है रशिया का, मतलब रशिया से जुड़ा तो नहीं है रशिया का ही, पर रशिया से दूरस्थ क्षेत्र में स्थित है। पोलैंड है, जर्मनी है, शेकिया है, डेनमार्क है, नीदरलैंड्स है, बेल्जियम है, ये लगातार न्यूज़ में भी रहे हैं। और डेनमार्क की ही टेरिटरी कौन है, ऊपर बहुत जाके ग्रीनलैंड है ना, जिसको खरीदने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और वो इसीलिए खरीदने की बात कर रहे हैं ताकि ये वहाँ से बहुत सारे देशों पर नज़र रख सकें, तो इसको आपको याद रखना है। तो यूरोप में अगर बात करें, यूरोप का ऊर्जा क्षेत्र जो है मुख्यतः प्राकृतिक गैस पर निर्भर करता है, नेचुरल गैस पर निर्भर करता है, जिसमें यूएस से बहुत तेज है, इसको जानिएगा। यहाँ पे इसको हीटिंग के लिए, बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रूस पहले यूरोप के सबसे बड़े गैस आपूर्तिकर्ता के रूप में था, पर जब से 2022 का युद्ध शुरू हुआ है तब से यूरोप ने रूस की गैस के आयात में भारी कमी की है। और यूरोप ने अल्जीरिया, कतर, नॉर्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों की तरफ अब मुँह किया है कि भाई हमको तेल की और गैस की आपूर्ति चाहिए, चाहे जो भी आप करके भेजिए। इसके अलावा तरलीकृत प्राकृतिक गैस की बात करें, लिक्विफाइड नेचुरल गैस जिसको कहते हैं, यूरोप एलएनजी के रूप में गैस आयात कर सकता है जो समुद्र के मार्ग से आता है और इसे कहीं भी शिप किया जा सकता है। हालांकि एलएनजी आमतौर पर पाइपलाइन गैस से महंगा होता है, लेकिन इसके स्रोत विविध होने से आपूर्ति में स्थिरता आती है। इसके अलावा वैश्विक रूप से देखें तो विश्व स्तर पर तरलीकृत गैस के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है यूरोप, और खासकर यूएस और कतर से, जो कि बड़े गैस निर्यातक हैं। इसके अलावा यूरोप का ध्यान गैस पर निर्भरता कम करना है और नवीकरणीय ऊर्जा पर अपने आप को ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि ज़्यादातर यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है कि 2050 तक ये अपने आप को शुद्ध शून्य बना लेंगे। ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, शुद्ध शून्य, जिसको हम नेट ज़ीरो भी कहते हैं। अब नेट ज़ीरो होता क्या है, बहुत लोगों को लगता है नेट ज़ीरो मतलब सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन शामिल है, जितनी भी ग्रीन हाउस गैस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे, प्लस क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि अब तो बंद हो गए हैं, पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो इसके सब्स्टिट्यूट में आया है, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। और शुद्ध शून्य यही कहता है कि जितनी भी ऐसी गैसेज हैं जो कि हमारे पर्यावरण में जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा दे रही हैं, वैश्विक तापन को बढ़ावा दे रही हैं, उनको हमें हटाना है। तो उन्होंने कहा है कि शुद्ध शून्य होना, यानी कि जितना भी आप गैस उत्सर्जित कर रहे हो, पहली चीज़ क्या करनी है, उन्हें कम करना है। और दूसरी चीज़ क्या करनी है, जितनी भी कर भी रहे हो तब भी, तो उसको तकनीक के माध्यम से या फिर वृक्षारोपण के माध्यम से हमें अपने वायुमंडल से हटाना है, ठीक है। इसके अलावा ये ये करने के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रो पावर की दिशा में भी बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ रूस से आयात में कमी आई है। रूस से गैस आयात घटने से यूरोप को गैस के वैकल्पिक स्रोतों को तलाश करना पड़ रहा है। यूरोप ने नॉर्वे, कतर, अल्जीरिया जैसे अन्य देशों से आयात को बढ़ाया है। यूरोपीय संघ ने भी गैस आपूर्ति को विविधता से आगे बढ़ाने के लिए पाइपलाइन नेटवर्क में सुधार करने की बात की है कि अगर एक जगह से आपूर्ति श्रृंखला में कमी आ जाए तो दूसरी और तीसरी जगह से तो नहीं आएगी। तो गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव कई कारणों से होते हैं। जब वैश्विक गैस आपूर्ति संकट हो जाता है, इस समय सैंक्शन भी लगातार अमेरिका लगा रहा है, मौसमी परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, युद्ध और संघर्ष खराब हो जाता है, उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा के विकल्प आ जाते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक है, नेचुरल गैस, और इसी गैस को एलएनजी के रूप में यूरोप में आपूर्ति की जाती है। एलएनजी महंगा होता है, लेकिन अमेरिकी गैस के बड़े आपूर्तिकर्ता बनने से यूरोप को अधिक विकल्प मिलते हैं, ठीक है। यानी कि अब वो रशिया के ऊपर नहीं निर्भर होंगे, अब ये अमेरिका के ऊपर निर्भर होंगे।
कतर दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी निर्यातक है। यूरोप ने कतर से गैस आयात बढ़ाने के लिए समझौते किए हैं। नॉर्वे यहाँ है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर वाली कंट्री, ये नॉर्वे है। इससे भी यूरोप बात कर रहा है कि हमको एलएनजी बढ़ाना है आपसे। तो नॉर्वे से ये यूरोप का प्रमुख पाइपलाइन गैस आपूर्ति करता है। इसकी गैस यूरोप के लिए एक स्थिर और सस्ती आपूर्ति का स्रोत है, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बल्जीरिया में, अफ्रीका में से बहुत ज़्यादा लंबा समय भी लग सकता है, पर नॉर्वे से उतना लंबा समय और उतना लंबा क्षेत्र नहीं कवर करना होगा। यूएसए के साथ भी यही है, कतर के साथ भी यही है, तो नॉर्वे करीब पड़ता है। अल्जीरिया यूरोप को पाइपलाइन के माध्यम से गैस आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश है। ठीक है, इसके अलावा यूरोप ने अपनी ऊर्जा नीति में लगातार बदलाव किए हैं ताकि सारे देशों को बता सकें कि ऊर्जा सुरक्षा हमें ध्यान रखना है। ऊर्जा सुरक्षा में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, ऐसी गैसेस को आप एक्सटेंशन दीजिए जो गैसेस आगे चल के रूस का उसमें प्रभुत्व ज़्यादा ना हो, रूस का ज़्यादा उसमें डोमिनेंस ना हो। ठीक है, इसी वजह से। तो अगर आप जाने कि इसमें से प्रश्न कैसे आ सकते हैं, यूपीएससी एवं यूपीपीएससी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कतर और नॉर्वे से के गैस निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये देश यूरोप के लिए मुख्य गैस आपूर्ति करता है। इन देशों का गैस निर्यात मूल्य उच्च है। इन देशों से गैस की आपूर्ति स्थिर होती है। तो आपको बताना होगा करेक्ट आंसर क्या है। देखो, पहली बात तो मूल्य उच्च नहीं है, अब पहले था, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट, माफ कीजिएगा, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। यूरोप के लिए मुख्य अब ये गैस आपूर्तिकर्ता बन चुके हैं और गैस की आपूर्ति स्थिर रहती है, इस वजह से यूरोप को बेहतर लग रहा है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, यूरोप में सस्ती गैस आपूर्ति का सबसे बड़ा कारक कौन सा है? रूस से गैस निर्यात बढ़ाना, एलएनजी के आयात में वृद्धि करना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिकतम उपयोग, अल्जीरिया से पाइपलाइन गैस की आपूर्ति। देखो, अब तो निर्यात नहीं बढ़ रहा है, तो ए तो वैसे एलिमिनेट हो गया। दूसरी चीज़, एलएनजी के आयात में वृद्धि। हाँ, एलएनजी बेसिकली एक तरह से इसकी आयात में हाल वृद्धि हुई है, इस वजह से यहाँ पे यूरोप में गैस सस्ती हो गई है। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत अभी ख़राब है, उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है। अल्जीरिया से पाइपलाइन गैस की आपूर्ति अभी नहीं। अगर इन चारों में देखें, सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए ऑप्शन बी करेक्ट है। एलएनजी के आयात में वृद्धि हुई है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यूरोप में सस्ते, इसके बाद ये तो आइवरी कोस्ट से संबंधित है। तो आइवरी कोस्ट को अगर देखेंगे, हाल ही में आइवरी कोस्ट नई कंट्री बन चुका है जो कि पश्चिम अफ्रीका में स्थित है, और ये फ्रांस को बाहर निकालने वाला नया देश बना है। यहाँ पे फ्रांस की मिलिट्री रहती थी, उसको निकाल चुका है ये आइवरी कोस्ट, जिसको कोते दिवोयर भी कहते हैं। ये लेटेस्ट पश्चिम अफ्रीकन नेशन है जिसने फॉर्मर कॉलोनियल पावर, क्योंकि यहाँ पे फ्रांस रूल करता था बहुत समय पहले, तो उनको भगा दिया है, तो ये नई कंट्री बन चुकी है। आइवरी कोस्ट यहाँ पे स्थित है पश्चिमी अफ्रीका में। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, इनमें से कौन सा देश है जो पश्चिमी क्षेत्र का है, कौन सा है पूर्वी का है, तो पश्चिमी में है। ठीक है, आइवरी कोस्ट ये घाना से अपनी सीमा साझा करता है, बर्किना फासो से सीमा साझा करता है, माली से सीमा साझा करता है, गिने से करता है और लाइबेरिया से करता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिलीफ फीचर है, यहाँ पे उत्तर की ओर आप देखेंगे तो सवाना मौजूद है। यहाँ पे सवाना जो कि ग्रासलैंड्स का एक बहुत बड़ा एरिया है, वो मौजूद है, घास के मैदान है। ठीक है, और यहाँ पे कोमोए जैसी नदी फ्लो करती है। इसके अलावा नीचे आप देखेंगे तो ईस्टर्न गिनी फॉरेस्ट आपको मिल जाएंगे। आइवरी कोस्ट इसका नाम है, इसको कोते दिवोयर भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कोते दिवोयर जिसकी जो राजधानी है, बहुत ज़्यादा बोलने में अजीब है, पर यमूसुक्रो इसकी राजधानी है। तो पूछा जाए अगर यमूसुक्रो किसकी राजधानी है, तो याद रखना है आप लोगों को, ये कोते दिवोयर जिसको आइवरी कोस्ट, दोनों का एक ही है दोनों। ठीक है, नाम अलग अलग है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं उनके बारे में पूछ सकता है, तो लेक कुसो इसके पास प्रस्तुत है, लेक कुसो। इसके अलावा माउंट रिचर्ड मोलार्ड एक माउंटेन पीक है, माउंट दुतूरा एक माउंटेन पीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। माउंट निम्बा जैसे कि आप देख सकते हैं, ये गिनी, लाइबेरिया और साथ ही साथ आइवरी कोस्ट के बीच में स्थित है। तो इससे प्रश्न अगर आते हैं तो बता दीजिएगा। कोमो नेशनल पार्क यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि पर्टिकुलरली इससे क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, यही बन सकता है इससे क्वेश्चन कि क्या है
कौन सी इसकी राजधानी है, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं पूछेगा। नेशनल पार्क के बारे में पूछ सकता है और पीक के बारे में पूछ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, ये बस आपको बताने के लिए बताई थी। तो अब हम बात करते हैं पोखरा के बारे में। पोखरा पे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो देख लेते हैं। हाल ही में गुरखा के फाइटर्स कह रहे हैं कि हमको वापस से इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है। इंडियन आर्मी ने अपने कुछ रूल्स बदले थे कुछ समय पहले, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी में गुरखा फाइटर्स जो कि नेपाल के पोखरा से बिलोंग करते हैं वो कम हो गए थे। तो ये अब कह रहे हैं फिर से ज्वाइन करना चाहते हैं। तो पोखरा जैसे कि आप देख सकते हैं, पोखरा एक वैली है। क्या है ये एक घाटी है जो कि काठमांडू से उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है और ये हिमालयाज में स्थित है। और पोखरा के अगर स्थान देखेंगे तो ये नेपाल के मध्य भाग में स्थित है। काठमांडू से पश्चिम में है, 200 किलोमीटर की दोनों के बीच दूरी है, इन दोनों के बीच में 200 किलोमीटर की दूरी है। पर्यटन में बहुत आगे है, प्राकृतिक सौंदर्य है यहाँ पे। अन्नपूर्णा और धौलागिरी पर्वत श्रृंखलाओं के दृश्य दिखते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 827 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पोखरा की सबसे प्रसिद्ध झील फेवान झील है। फेवान झील अगर आप सुने कहाँ पे स्थित है तो फेवान झील पोखरा में ही स्थित है। इसके अलावा सारंगकोट ये पर्वतारोहियों और पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से सूर्योदय और हिमालय पर्वत की सुंदरता दिखती है। देवी की गिरजा मंदिर यानी कि गिरजा का फॉल एक झरना है जो कि अहम है। यहाँ पे अन्नपूर्णा बेस कैंप भी आपको मिल जाएगा। ये पर्वतारोहियों के लिए बहुत अच्छा है, ट्रैकिंग के लिए बहुत सुंदर है। इसके अलावा ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये गोरखा साम्राज्य का यहीं पे संस्थापना जो हुई थी गोरखा साम्राज्य के द्वारा की गई थी। प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी बना। साथ ही साथ थकाली समुदाय भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सांस्कृतिक रूप से चर्चा में रहता है। ये नेपाल के पर्यटन उद्योग के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि यहाँ की जो एविएशन इंडस्ट्री वो बहुत ख़राब है क्योंकि यहाँ पे लैंडिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है। वैलीज़ हैं, बेसिकली घाटियाँ हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं यूपीपीएससी के लिए भी। पोखरा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पोखरा नेपाल का प्रमुख पर्यटन स्थान है, फेवान झील के लिए प्रसिद्ध है और पोखरा हिमालयी पर्वत की तराई में स्थित है। तो आपको बताना होगा इसमें से करेक्ट आंसर क्या है। देखो, पोखरा नेपाल के प्रमुख पर्यटक क्षेत्रों में से बिल्कुल सही है। फेवान झील के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और यह हिमालयी पर्वत के तराई क्षेत्र में स्थित है। तो तराई दलदलीय क्षेत्र होता है। जब आप देखोगे भांगड़ अगर बात करेंगे, भब्बड़ पहले आता है, फिर तराई आता है, फिर उसके बाद भांगड़ और फिर खद्दर आता है। तो जैसे ही भब्बड़ खत्म होता है उसके नीचे दलदलीय क्षेत्र जहाँ पे वापस से नदियाँ या झीलें वापस आती हैं उनको हम क्या कहते हैं? तराई का दलदलीय क्षेत्र। तो ये तराई क्षेत्र में स्थित है। तो पहला बिल्कुल सही है, दूसरा सही है और तीसरा भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? 1, 2 और 3। पोखरा में किस झील का प्रमुख पर्यटन आकर्षण के रूप में उल्लेख किया जाता है? मैंने आपको बताया ही था, फेवान झील यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, पोखरा के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पोखरा नेपाल के विकास में एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। एक व्यापारिक केंद्र ही था ये, इससे सांस्कृतिक महत्व का कोई योगदान नहीं है। पोखरा का कोई ऐतिहासिक या सांस्कृतिक महत्व नहीं है, जो कि बी और सी दोनों गलत है और डी भी गलत है। तो अकेला कौन सा बचा? ए। तो ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। आपका क्या काम है? लगातार इन क्लासेस को देखना है जो डेली होंगी और बताना है कि आपको क्लासेस कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं फिर, बाय।